Class 9th in democratic politics. Let's start with the new chapter that is electoral politics. यहाँ पर हम इलेक्शंस जो प्रोसेस है इंडिया में उसके बारे में स्टडी करेंगे. इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हमें देखना है वाई इलेक्शंस क्यों कराए जाते हैं. तो यहाँ पर आपको बुक में असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा के एक न्यूज़पेपर की असेंबली इलेक्शंस के टाइम की आपको कटिंग दे रखी है कि मिडनाइट का टाइम था और लोग अपने लीडर का वेट कर रहे थे. ये लीडर कैंपेनिंग में इतने बिजी थे, 76 ईयर्स के हैं लेकिन फिर भी काफ़ी बिजी थे. सुबह 8 से रात को 11 बजे तक ये मीटिंग्स वगैरह इसमें बिजी रहते थे. फिर वहाँ पहुँचे. पिछले 23 महीनों से ये यही काम कर रहे थे. उसके बाद दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987. ये 1987 के जो इलेक्शन थे स्टेट असेंबली इलेक्शन से हरियाणा की उसकी रिपोर्ट है. ये स्टेट इसके पहले कांग्रेस के रूल में था. चौधरी देवीलाल एक अपोजिशन लीडर में थे और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा था, मूवमेंट चलाया था. इसको न्याय युद्ध का नाम दिया गया, यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस. और एक नई पार्टी बनाई अपनी, जिसको लोकदल नाम दिया गया. उसके बाद दिस पार्टी जॉइंट अदर अपोजिशन पार्टीज, दूसरी अपोजिशन पार्टीज को भी अपने साथ मिला लिया टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन. उसके बाद इलेक्शन कैंपेनिंग चालू हुई. देवीलाल सेड दैट हिज पार्टी वन. अगर देवीलाल ने यहाँ पर प्रॉमिस किया लोगों से कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो सबसे पहले वो काम करेंगे, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स, की किसानों को मिलने वाले लोन्स को वो और ज़्यादा बढ़ा देंगे. स्मॉल बिजनेसमैन को लोन के बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलेंगे. उसके अलावा ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. इनका एक प्रॉमिस था कि सरकार में आते ही सबसे पहला काम ये यही करेंगे. द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. यहाँ पर लोग अभी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी उससे काफ़ी परेशान थे और इसीलिए वो देवीलाल की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए, उनके प्रोमिसेस की तरफ. इसलिए जब इलेक्शंस हुए तो ओवरवेलमिंगली बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने देवीलाल को समर्थन दिया, उनकी एलाइज को समर्थन दिया. तो यहाँ पे 90 सीट्स में से देवीलाल और उनके पार्टनर्स जो थे वह 76 सीटें जीत गए. अकेले लोकदल ने ही 60 सीट्स निकाल ली थी. कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें आई थी, जबकि इसके पहले वो रूलिंग पार्टी हुआ करती थी. तो जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ा और न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, एमएलएस थे, उन्होंने देवीलाल को अपने लीडर के तौर पे चूज करा. उसके बाद गवर्नर ने इनवाइट करा देवीलाल को शपथ के लिए. इलेक्शन रिजल्ट के 3 दिन बाद देवीलाल ने शपथ ग्रहण करी और चीफ मिनिस्टर का पद संभाला. As soon as became the chief minister, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उनकी सरकार ने सबसे पहले वही काम करा जो उन्होंने प्रॉमिस करा था, that they will waive the loans for small farmers and businessmen. तो वो इम्प्रूव करा एग्रीकल्चर फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन का. उसके बाद उनकी पार्टी 4 साल तक तो अच्छे से काम करती रही, लेकिन अगले इलेक्शन में फिर 1991 में हार गई क्योंकि इनकी पार्टी भी पॉपुलर सपोर्ट नहीं गेन कर पाई और कांग्रेस फिर से इलेक्शंस जीत गई और सरकार बना पाई. उसके बाद है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. इलेक्शन की हमें जरूरत क्यों होती है. इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. कोई भी डेमोक्रेसी हो वहाँ पे इलेक्शंस का होना तय है, इलेक्शंस होते रहते हैं. उसके अलावा वी ऑल्सो रेड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज. कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेफिनेटली इलेक्शन होते ही हैं, लेकिन बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी है जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं. बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. इलेक्शन की जरूरत एक्चुअली है क्यों. तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. इमेजिन करते हैं कि एक डेमोक्रेसी है जहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते. क्या होगा. A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and to take all the decision. तो वहाँ पे प्रॉपर तरीका तभी पॉसिबल होगा या प्रॉपर सरकार तभी काम कर पाएगी जब सब लोग डेली अपने डिसीजंस के लिए बैठे. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सब लोगों के पास एट द सेम टाइम नहीं होता, सब लोग एक टाइम पे फ्री नहीं होते और ना ही इनके पास इतनी नॉलेज होती है, इतना तजुर्बा होता है कि वो हर फैसले ले सकें. So nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, in most democracies और इसीलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसीज के अंदर people rule through their representatives. Is there a democratic way of selecting representatives without election? क्या और कोई डेमोक्रेटिक तरीका है कि इलेक्शन के बिना हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें. Let us think of a place where representatives are selected on the basis of their education or knowledge. आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि कोई जगह है जहाँ पर बिना इलेक्शन के आप लोगों की एजुकेशन और उनकी नॉलेज के हिसाब से सिलेक्ट करते हो लीडर को या रिप्रेजेंटेटिव को. There could be some
डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा तजुर्बेकार है, जिसकी नॉलेज ज़्यादा है, अगेन वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टी, चलो मान लेते हैं कि लोग ये सारा मुद्दा सॉल्व भी कर देंगे। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इलेक्शन की जरूरत नहीं है, पर ये चीज़ें हमेशा हर वक्त पॉसिबल नहीं हो सकती। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी, क्या ऐसी जगह का आप डेमोक्रेसी कहोगे? हाउ डू वी फाइंड आउट दैट द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, लोगों को वो रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या नहीं है, वो आप कैसे जज करोगे? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, फिर वो लोगों के विशेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये डिसाइड करना भी मुश्किल है, ये इंश्योर करना भी मुश्किल हो जाएगा। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, फिर जिनको लोग पसंद नहीं करते वो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म, इसीलिए हमें एक मैकेनिज्म चाहिए जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से रेगुलर इंटरवल्स पे अपने रूलर को चूज कर सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें और हमें लगे तो हम उसको रिमूव भी कर सकें, और उसी मैकेनिज्म को कहा जाता है इलेक्शन। इसीलिए आज के ज़माने में एक प्रॉपर डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होना अनिवार्य है, तभी वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, तो वोटर्स काफ़ी सारी चॉइसेस करते हैं, जैसे दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, ये वोटर हम खुद चूज करते हैं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, हम चूज करते हैं कौन सरकार बनाएगा और मेजर डिसीजंस लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट ऑन लॉ मेकिंग, फिर साथ में हम ये भी चूज करते हैं कि किसकी पॉलिसीज सरकार चलाने में मदद करेगी और लॉज बनाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक करती है। तो इलेक्शंस बहुत सारे अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, लेकिन बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक भी है जहाँ पे कुछ तरह के इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्टिंग्विश करना है कि डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में फ़र्क क्या है। ये हमने चैप्टर 2 जो था आपका वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, उसमें सारा क्लियर हो गया था। देन यहाँ पर वहाँ पे हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए थे कि ये कंट्री ऐसी है, फिजी है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, मैक्सिको, सबके एग्जाम्पल दे रखे थे, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन फ्लॉज कहाँ पर थे, प्रॉब्लम कहाँ थी जिसको हम नॉन डेमोक्रेटिक कहेंगे, जो हम प्रॉपर डेमोक्रेसी में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंडीशन के लिए जो इलेक्शंस के लिए जो मिनिमम कंडीशंस आपको चाहिए तो वो है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। अगर हमने राइट टू वोट एडल्ट फ्रेंचाइज को दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, या जो भी क्राइटेरिया रखा है, सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एंड वन वोट शुड बी काउंटेड एज वन, इक्वल वैल्यू सबकी होनी चाहिए वोट की। देन सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, आपके पास कम से कम चॉइसेस भी होनी चाहिए चूज करने के लिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, हर पार्टी हर कैंडिडेट फ्री होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तभी रियल चॉइस वोटर्स को मिलेगी। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, रेगुलर इंटरवल्स के बाद ये चॉइस हमको मिलनी चाहिए। जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान चलता है, तो हर 5 साल बाद हमें चॉइसेस मिलती है इलेक्शंस के जरिए टू चूज आवर लीडर। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जिसको लोगों ने प्रेफर करा है वो इलेक्टेड होना चाहिए। एंड फिफ्थ, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, प्रॉपर प्रोसेस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जहां पे किसी तरह की कोई गलत इल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल ना हो, ब्राइब, थ्रेटनिंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये देखने में काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल लगता है, बट ये इतना आसान नहीं है। नाउ नेक्स्ट आपका है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है? तो बेसिकली इलेक्शंस है ही पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में। ये कंपटीशन बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म, जो सबसे ऑब्वियस फॉर्म है, वो है कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला होता है। इफ देयर इज नो कंपटीशन, और अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। But is it good to have political competition? Clearly, an electoral competition has many demerits. Clearly हमें दिखता है कि इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारे demerits, इलेक्टोरल कंपटीशन के बहुत सारे demerits हैं। जैसे it creates a sense of disunity, disunity create हो जाती है, fractionalism आ जाता है हर लोकेलिटी में। मान लो घर में 4 मेंबर हैं, चारों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम पर उनके बीच में काफ़ी डिस्कशन, डिबेट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े वाली कंडीशन हो जाती है।
क्योंकि एक दूसरे पे सब लोग पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। You would have heard of people complaining of political parties in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win election. कई बार political parties election जीतने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल भी करती है। Some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies. और इसीलिए कई बार sensible long-term policies formulate नहीं हो पाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अच्छे लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो इस फील्ड में नहीं आते। जब वो देखते हैं कि डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया, फॉल्स तरीके का इस्तेमाल किया गया, तो वो डेफिनेटली अपने आप को इससे दूर कर देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे इस चीज़ को लेकर अवेयर थे और इसीलिए उन्होंने फ्री इलेक्शन का प्रोसेस जो प्रावधान रखा था। They did so because this system works better in long run, क्योंकि लॉन्ग रन में यही काम करेगा। यानी एफिडेविट फाइल किया जाता है, नॉमिनेशन के टाइम पर पूरी डिटेल्स दी जाती है, कैंपेनिंग सबका टाइम दिया जाता है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी डिटेल्स हैं बैंक वगैरह की वो सब चेक की जाती है ताकि किसी तरह का कोई गलत ना हो सके। Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. अब जैसे बाकी careers हैं, बाकी लोग चाहते हैं कि हम अपने काम में तरक्की करें, उस तरह से political leaders भी चाहते हैं कि उनका ये जो career है वो आगे बढ़ता जाए, कि पहले वो सरपंच थे, फिर वो मेयर बने, फिर मेयर के बाद MLA वगैरह बने, फिर MP बने, and then some other dignified position. They want to remain in power or get power and position for themselves. वो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं। They wish to serve people as well. लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, but it is risky to depend entirely on the sense of duty. लेकिन सिर्फ ड्यूटी उसके ऊपर डिपेंड होना मुश्किल है, इनके पर्सनल जो विशेस हैं, इश्यूज हैं वो भी आते हैं। Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so. लोगों की सेवा करते हुए कई बार समझ नहीं पाते कि कैसे करना है, और their ideas may not match, या फिर उनके आइडियाज रियली लोगों के विशेष से मैच नहीं कर पाते। Sometimes it happens. How do we deal with this real life situation? अब ये रियल लाइफ सिचुएशन है, इससे डील कैसे किया जाए? One way is to try and improve the knowledge. तो सबसे पहला तरीका ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी नॉलेज और उनके कैरेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, यानी सेंस ऑफ यूनिटी, ड्यूटी जो है उनमें भरी जाए। The other and more realistic way, दूसरा तरीका है to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people. दूसरा तरीका है कि अगर पॉलिटिकल लीडर ने अच्छा काम करा है तो उसको रिवॉर्ड किया जाए और अगर गलत काम किया तो पनिश किया जाए। अब ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट करेगा कौन? तो सिंपल आंसर है ओनली आम जनता जो है, सिटीजन्स, पीपल ऑफ द कंट्री। ये कैसे करेंगे? वो रेगुलर इलेक्शन कॉम्पिटिशन होता है, आपने अच्छा काम करा है तो यू विल बी रिवॉर्डेड विद द विक्ट्री अगेन, और अगर अच्छा काम नहीं करा यू विल बी पनिश्ड विद योर लॉस, आप इलेक्शंस में हार जाएंगे, यू विल लूज योर सीट। दे नो व्हाट इज दैट if they raise the issues that people want to be raised. जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो जानते हैं कि अगर उन मुद्दों को वो उठाएंगे जो मुद्दे लोग पसंद करते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उनके चांसेस जो है जीतने के वो बढ़ जाएंगे अगले इलेक्शंस में, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, वोटर सेटिस्फाई नहीं होते तो वो हार जाते हैं, सेटिस्फाई होते हैं तो वो जीत जाते हैं। सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने डिजायर के लिए आई है कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी में मेंटेन रहना, अपना करियर चलाना है आगे इस पे, तो भी उनको ना चाहते हुए भी लोगों की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट जनता के ही हाथ में होता है। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क, ये बिल्कुल मार्केट की तरह ही है। अगर एक शॉपकीपर सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होगा, लोगों को प्रॉपरली सर्व नहीं करेगा तो उसकी दुकान पे लोग नहीं जाएंगे, और अगर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में वो भेजता है तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट हमेशा मेंटेन रहेगा। तो उसी तरह से पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको भी वर्क करना पड़ेगा, अपने डिजायर के साथ में लोगों का भी ध्यान रखना जरूरी है। पॉलिटिकल कंपटीशन may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people.